आज का जो हमारा टॉपिक है वह संविधान विषय पर आधारित है, जिसमें हम संविधान और कुछ अन्य विषयों से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है जो कथन और कारण पर आधारित है कि प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, और दूसरा है यह समिति सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। तो कूट के आधार पर चयनित करना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ए आर दोनों सही हैं या आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा इसमें जो है वो सही आंसर है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए और आर जो हैं वो दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं, क्योंकि प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, क्योंकि यह सरकारी खर्च को रोकने की सिफारिश करती है और संसद की स्थायी समितियों की यह सबसे बड़ी समिति है, और इस समिति का गठन जो है वो सिर्फ लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है? 20 लाख से अधिक होने पर, 15 लाख से अधिक होने पर, 5 लाख से अधिक, या फिर 11 लाख से अधिक होने पर। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 20 लाख से अधिक होने पर। ए ऑप्शन जो है वो सही है कि 20 लाख से अधिक होने पर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने पर मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है। संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले विषयों को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या फिर आयरलैंड। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कनाडा से यह विषय लिया गया है। कनाडा से जो अन्य प्रावधान है वो है संसदीय प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, और राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखना। जबकि फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र शासन प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वो है प्रस्तावना की भाषा, सम्मत सूची, केंद्र संबंध और शक्तियों का विभाजन। और आयरलैंड की बात की जाए तो राज्य के नीति निर्धारण तत्व, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 75। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन अनुच्छेद 355। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है कथन ए और आर पर आधारित है कि संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, और दूसरा है जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, और ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका सही जो आंसर है कि ए ऑप्शन इसका सही है कि ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शित क्षेत्राधिकार के बारे में सत्य नहीं है? पहला है उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। और चौथा है अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा जो है वो कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन।
क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 यह कहता है कि यदि कभी राष्ट्रपति को यह लगे कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है और वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है? अनुच्छेद 315, 249, 312 या फिर 318? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन 312। 312 जो के तहत राज्यसभा को यह अधिकार मिलता है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में कोई भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। और 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प द्वारा यह घोषित कर देती है कि राष्ट्र हित में यह सेवा आवश्यक है, तो फिर एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। यह इसलिए इसका कथन ऑप्शन जो है वो सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्य विधानमंडल का चुनाव या फिर स्थानीय निकाय का चुनाव। 2, 3, 4, 1, 2, 3 या फिर 1, 3, 4 या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 58, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1, 2, 3, क्योंकि एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानमंडल के चुनाव जो हैं वो भारत का निर्वाचन आयोग संपादित करता है और स्थानीय निकाय जो हैं वो राज्य का निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं? 250, 249, 248 या 226? इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 248। 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। जो संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो विषय इन तीनों सूचियों में भी नहीं है उनको अवशिष्ट सूची में रखा गया है और उस पर संघ का अधिकार है। अनुच्छेद 250 जो है वह यह बताता है कि आपातकाल के समय राज्य सूची पर भी संघ कानून बना सकता है और 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय में, राष्ट्रीय हित में अगर कोई विषय है तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। 226 जो है वो उच्च न्यायालय की रिट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्यों में शामिल हैं? राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, चुनाव में मतदान करना और अहिंसा से दूर रहना। तो कौन कूट के आधार पर चुनना है, कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2। 1 और 2 है इसका कथन जो है मूल कर्तव्यों में दिया गया है और ये कहा गया है। चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, ठीक है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना, ठीक है, मूल कर्तव्यों में शामिल है। तो पहला और दूसरा जो है वो सही है और जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 4 का में है और इसके लिए अनुच्छेद जो है वो 51 का दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि नागालैंड को जो है वो पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो 1963 में मिला, सिक्किम को 1975 में मिला और हिमाचल प्रदेश को 1971 में मिला और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में मिला। इस प्रकार जो सही जो आंसर है वो आपका ए है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कथन एक और कारण पर डिपेंड करते हैं।
कि कथन कहता है उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है और उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। तो कूट पर चयनित करना है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों के होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। उत्तल दर्पण से प्रत्येक दिशा में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनता है और सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? क्रोमेटोलॉजी रंगों का अध्ययन, इकथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, हीरोलॉजी समय का अध्ययन और डी उपयुक्त सभी। कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जो सभी हैं वो सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसके अनुसार सूची 1 और सूची 1 में लवण दिए गए हैं, सूची 2 में उनके रासायनिक नाम है कि साधारण नमक, धामन सोडा, सोरा और नीला सोडा। जो साधारण नमक का जो सूत्र है, रासायनिक नाम है, वो है सोडियम क्लोराइड। धामन सोडे का जो है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोरे का जो रासायनिक नाम है वो है पोटेशियम नाइट्रेट और नीलाथोथा का जो रासायनिक नाम है वो है कॉपर सल्फेट। तो इसके आधार पे जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, स्टाइलाइजेशन प्रक्रिया होती है जल शुद्धिकरण में, लवण शुद्धिकरण में, ग्रीन हाउस गैसों की रोकथाम में या फिर क्षार और अम्लों को अधिक क्रियाशील बनाने में। तो इसका सही जो आंसर है कि जल को शुद्धिकरण में, क्योंकि स्टाइलाइजेशन जो प्रक्रिया है यह क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण और पराबैंगनी किरणों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल, कॉपर सल्फेट पीड़ानाशक, चांदी फोटोग्राफी प्लेट। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब कि उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक आपात की घोषणा कर सकता है? वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, केंद्र के द्वारा निर्देशों का पालन या प्रभावी बनाने की असफलता के आधार पर या संविधान की कठोरता के आधार पर। जो इसका सही जो आंसर है की जा सकती है। तो इसका सही जो है वो है सी ऑप्शन। क्योंकि अनुच्छेद 356 में ऐसा कहा गया है कि अगर केंद्र जो है, अगर केंद्र के निर्देशों को अगर राज्य फॉलो नहीं करता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपात की घोषणा कर सकता है। इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 18 में है और 18 में आपात उपबंध जो है 352 से लेकर 360 तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था से गुणों से मेल नहीं खाता है? बहुमत दल का शासन, राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण या फिर स्थायित्व। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 68 डी ऑप्शन, स्थायित्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? गोलकनाथ, बम्बईवाद, प्रेम प्रकाश सिंहवाद या फिर केशवानंद भारतीवाद। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बम्बईवाद। बम्बईवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू करना जो है वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अगला प्रश्न है कि ऑर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल, नियोप्रिन, विनाइल क्लोराइड या टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इसका सही जो आंसर है ऑर्लॉन जो है वो एक प्रकार का कह सकते हैं
एक्रिलोनाट्राइल है। ए ऑप्शन का सही इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग नियत तापी है? उभयचर, सरीसृप, पक्षी या फिर मत्स्य? तो इसका सही जो है नियत तापी जो है वो पक्षी वर्ग होता है। अगला प्रश्न है, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, अपोहन, उत्प्रम्परासन या फिर विसरण? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है धावन मशीन जो है वो अपकेंद्रीकरण है। मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? क्लोरेला शैवाल और उनका उपयोग, क्लोरेला, एनाबेना, लैमिनेरिया या फिर सभी सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि इनका जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 100 मीटर नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का? 74। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचार करिए कि पादपों में कोशिकाभित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और कवकों में कोशिकाभित्ति काइटिन की बनी होती है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। क्वेश्चन नंबर 75 जिसका सही जो आंसर है किसके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा या फिर भ्रूण द्वारा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जड़ द्वारा। अगला प्रश्न है 77 कि निम्नलिखित उपकरणों में से एक का प्रयोग हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाने के लिए नहीं होता है? पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑटो एनालाइजर या फिर स्टेथोस्कोप? जिसका सही जो आंसर है वो है ऑटो एनालाइजर का प्रयोग, सी ऑप्शन। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग जो है वो ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए होता है और जो बाकी जो उपकरण हैं वो हृदय संबंधी जांच के लिए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने के लिए सहायक है? लुटिनाइजिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है एंटी डायरेटिक हार्मोन, मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। ठीक है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को ही वैसोप्रिन भी कहते हैं। इसी को वैसोप्रिन भी कहते हैं, अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की दीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय या फिर छोटी आंत? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अग्नाशय। लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय का भाग है। इसकी खोज जो है लैंगरहैंस चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है और इंसुलिन के कम निकलने से अल्पश्रावण से ही मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिलवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, जैंथोफिल, लाइकोपिन? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, रोडोप्लास्ट। जबकि शैवालों में बात करें तो शैवालों में फियोप्लास्ट जो होता है, फियोप्लास्ट जो है वह भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, और रोडोप्लास्ट जो है वो लाल रंग के लिए होता है, और जैंथोफिल जो है वो पीले रंग के लिए होता है, और लाइकोपिन जो है वो भी लाल रंग के लिए होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? प्लाज्मा प्लस फाइब्रिनोजन, आरबीसी फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा फाइब्रिनोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन जो हैं मिलके सीरम का निर्माण करते हैं और इसी को शुद्ध रक्त कहा जाता है। और जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए इनाम पोर्टल का आरंभ कब किया गया? 2016 में, 17, 18 या फिर मई 18 में? इसका सही जो आंसर है वो है अप्रैल 2016 में। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, होटल, रेस्तरां और गहरी कोयले की खादानों में से श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत शामिल है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर दिए गए हैं कि एक दी गई ही समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। और दूसरा है, बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देती हैं। ए आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रही हैं। ए आर दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं कर रही हैं। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? बचत सृजन, बचत संग्रह, बचत निवेश, या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, मॉरिस डी मॉरिस, या जॉन एडम्स? इसका सही जो आंसर है वो है मॉरिस डी मॉरिस। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है वह कहलाता है? भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, अवर्गीकृत समय सापेक्ष बाजार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, भारतीय मुद्रा बाजार। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी धीरे धीरे समाप्त की जानी चाहिए? एयर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, या फिर रेड बॉक्स सब्सिडी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, एयर बॉक्स सब्सिडी। क्योंकि ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है वो है शर्त आधारित सब्सिडी होती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो है वो अनुमानित सब्सिडी होती है, और रेड बॉक्स सब्सिडी है जिसको कृषि को छोड़कर तुरंत समाप्त करने की सब्सिडी होती है। तो डब्ल्यूटीओ के अनुसार जो है एयर बॉक्स सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, श्रमयोगी मानधन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से, कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से, या कारखानों के में काम के घंटों से? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पेंशन योजना से। और श्रमयोगी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना जो है वो 15 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90, कि नीचे दिए गए कथनों कारणों में से चुनना है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है, और सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में मदद करता है। कूट पर चुनना है तो इसका सही जो आंसर है वो है कि ए आर इसके दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय नीति की वित्त मंत्रालय का कार्य है? राजकोषीय नीति का निर्धारण, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण, या बजट राजस्व का अनुमान तैयार करवाना?
तो सही कूट के आधार पर चयनित करना है। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी है 1 2 4। मतलब मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है वो आरबीआई का काम है, ना कि वित्त मंत्रालय का कार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को सामान्य स्थित बेरोजगारी कहते हैं और प्रचंड बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण लक्षण है। ए केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो इसका सही जो आंसर है कि इसके कथन जो है दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचार कीजिए, शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन और सूचना, इसमें कौन से पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 4 5 या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जो आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन और दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, गहन निर्वाह कृषि। इसका सही आंसर जो है वो है स्थानांतरित कृषि। ए ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लाल क्रांत टमाटर, भूरी क्रांत उर्वरक, पीली क्रांत तिलहन या फिर सही सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सभी सही सुमेलित है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।